हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है उसमें एक और थोड़ी सी डेवलपमेंट देखने को मिली और वो ये है कि इराक के अंदर जो अमेरिकी सेना तैनात थी उसके ऊपर मिसाइल से हमला किया गया और वो इस इलाके पर किया गया जो कि मिसाइल जो दागी गई वो और जिस इलाके पर दागी गई वो, ये सब चीज़ें समझिए कि असलियत में इराक ये है। और इराक के सिनारियो के अंदर अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं और अमेरिकी सेनाएं जो तैनात हैं उनके ऊपर ईरान की तरफ से और आईएसआईएस की तरफ से आए दिन हमले होते रहते हैं। तो इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो हमले हुए हैं और जो 15 फरवरी की शाम को हमले हुए हैं, जो 15 फरवरी की शाम को हमले हुए हैं उसका असली मामला क्या है और किस वजह से हमले हुए हैं। तो असलियत में हमला इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमले के पीछे के रीजंस को समझना इम्पॉर्टेंट है और उन रीजंस के पीछे की पॉलिटिक्स को समझना इम्पॉर्टेंट है और पॉलिटिक्स जो क्यों हो रही है और अलग अलग देशों पर इसके क्या असर हैं इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, असलियत में अगर हम यहाँ देखते हैं मामले को तो इधर समझिए। तो यहाँ ये नॉर्मली अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन को इराक से जोड़कर देख रहे हैं तो आप गलत हैं। इस पूरी सिचुएशन को केवल इराक से जोड़कर देखेंगे तो गलत है। असलियत में इसमें सीरिया भी उतना ही मौजूद है और जॉर्डन भी उतना ही मौजूद है। और सीरिया और सिर्फ इस मामले को सिर्फ और सीरिया और इराक से जोड़कर देखेंगे तो भी मामला गलत है। इसमें वेरियस प्लेयर्स को समझना ज़रूरी होगा। जो कुछ मैंने फोटोग्राफ्स यहाँ लगाई है और ये प्लेयर्स ऑफ द मिडल ईस्ट हैं, ये जो हैं ये प्लेयर्स ऑफ द मिडल ईस्ट हैं। तो असलियत में मामला क्या है? मामला ये है कि यहाँ इराक के अंदर सद्दाम हुसैन का शासन होता था। ये सद्दाम हुसैन किसी टाइम पर अमेरिका का ही प्लांट किया हुआ एक बंदा था जो अपने आप में सुन्नी था और यहाँ पर पॉपुलेशन जो थी वो शिया पॉपुलेशन थी। और मेनली सद्दाम हुसैन को ताकत तब मिली या प्रमोशन तब मिला जब सद्दाम हुसैन को यहाँ पर मतलब जब इरानियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद सद्दाम हुसैन को राइज देखने को मिला और एकदम से सद्दाम हुसैन ने इराक ने ईरान पर हमला किया और अपने टेरिटरीज को बढ़ाने की कोशिश करी। काफ़ी साल तक ईरान इराक की लड़ाई चलती रही, 5-7 साल तक, और ईरान को दबाने की कोशिश की गई। पूरे का पूरा पश्चिमी विश्व जो था वो सद्दाम हुसैन का सपोर्ट कर रहा था और सिचुएशंस जो थी वो बहुत अच्छे लेवल पर सद्दाम के साथ थी। यहाँ पर सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बीच में असली प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई। शुरू में अमेरिका को सद्दाम हुसैन से कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सद्दाम हुसैन, यहाँ इराक की प्रॉब्लम समझिए क्या है। इराक के पास अपना एक सी कोस्ट नहीं था। सद्दाम हुसैन का जो रूल था उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इराक के पास अपना ये सी कोस्ट यानी कोई बंदरगाह नहीं है, छोटी सी एक जगह है, वहाँ पर भी कोई पोर्ट नहीं बन सकता। अब वहाँ अगर पोर्ट नहीं बन सकता तो ऑब्वियस सी बात है इधर कुवैत है, या तो वो कुवैत पर कब्जा कर ले या फिर ईरान के इतने इलाके पर कब्जा कर ले जहाँ से उसे पोर्ट बनाने की जगह मिल जाए। अब ऐसे में इराक के ऊपर सद्दाम हुसैन जो था वो अपने इस एरिया को डोमिनेट करना चाहता था, इस एरिया को ताकत से कब्जा करना चाहता था। इसीलिए उसने ईरान के ऊपर हमला किया। कोशिश ये थी कि 15 से 20 दिन की लड़ाई के अंदर ईरान को हरा दिया जाएगा और ईरान के इस इलाके पर कब्जा करके इस पोर्ट वाले इलाके को कब्जा कर लिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, इराक के अंदर भी शिया बहुल इलाका है, यानी शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है और ईरान के अंदर भी शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है और सद्दाम हुसैन जो थे वो सुन्नी थे। अब ऐसी सिचुएशन में शिया भाई और सुन्नी जो हैं वो कहीं ना कहीं से लड़ाई, ये वाली कुछ सिचुएशन थी। यही रीज़न थी कि सद्दाम हुसैन सुन्नी और कुर्द दोनों पॉपुलेशन को खूब मारते थे। अब यहाँ सद्दाम ने लड़ाई लड़ी और सद्दाम ने यह सोचकर लड़ाई लड़ी कि अमेरिका वगैरह कोई भी ईरान के पक्ष में नहीं बोलेगा और ईरान जो है वो कमज़ोर होगा। लेकिन ईरान की इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नाम की फोर्स बनी हुई है
उसने जब लड़ना शुरू किया तो सद्दाम हुसैन 1 इंच ज़मीन आगे नहीं ले पाया और सिचुएशन वहाँ की जहाँ थी जस की तस बनी रही और लड़ाई 3-4 साल तक खींच गई। सद्दाम हुसैन की भी हालत खराब और सद्दाम हुसैन फ्रस्ट्रेट हो गया। अब जब सद्दाम हुसैन फ्रस्ट्रेट हो गया और उसे दिखाई दे गया कि यहाँ पर इस इलाके को ईरान की तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता, तो क्यों ना कुवैत पर हमला कर दिया जाए। और कुवैत एक ऐसा इलाका जहां पर अमेरिका का डोमिनेंस चलता है और अमेरिका उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। यही रीज़न है सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और जैसे ही कुवैत पर हमला किया, मज़े की बात यह है 2 से 3 दिन के या एक ही दिन के अंदर पूरी की पूरी कुवैत सिटी पर कब्जा कर लिया और कुवैत के ऊपर कब्जा करते ही सारा इलाका इसका, यहाँ से गल्फ वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर इसे कहा जाता है, ये शुरू हुआ। और इस फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर सद्दाम हुसैन वर्सेस अमेरिका आमने सामने आ गए। ये 1990s के शुरू की बात है। सद्दाम हुसैन और अमेरिका आमने सामने आए। यहाँ से सद्दाम हुसैन और अमेरिका की दुश्मनी शुरू हुई, लेकिन सद्दाम हुसैन के पीछे रशिया काफ़ी हद तक ताकत के साथ खड़ा था, भले ही डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन अमेरिका ने इस वॉर को ड्यू टू सम रीज़न दुनिया में शांति स्थापित करने या किसी भी ऑब्जेक्टिव से ख़त्म कर दिया। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही 9/11 का अमेरिका के अंदर अटैक होता है और अफ़गानिस्तान के ऊपर 9/11 का अटैक होता है, तो अफ़गानिस्तान में 9/11 का मतलब अमेरिका पे 9/11 का अटैक होता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दोनों की दोनों बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो यहाँ से अफ़गानिस्तान के अंदर तो अल कायदा का नाम लिया गया कि भाई अल कायदा को मारा जाए, और यहीं पर ओसामा बिन लादेन का नाम लिया गया कि भाई ओसामा बिन लादेन को धोया जाएगा पकड़ के। ओसामा बिन लादेन का नाम लिया गया, ओसामा बिन लादेन का नाम लिया गया। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ईरान से तो दुश्मनी थी ही थी, लेकिन ईरान इतना भी बड़ा दुश्मन नहीं था जितना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 कमज़ोर कड़ी मौजूद थे। एक सीरिया के ऊपर रशिया का डोमिनेंस था, तो सीरिया को वैसे ख़त्म करना, और इराक के ऊपर सद्दाम हुसैन का डोमिनेंस था, तो इसको यहीं ख़त्म करना। और यही एक रीज़न है कि सीरिया के ऊपर रशिया के डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए जो सिविल वॉर शुरू करवा दिया गया, और जो बशर अल असद थे, बशर अल असद, इसकी रजीम को हटाने की कोशिश की गई। और सिविल वॉर के चलते यहाँ पर सीरियन गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई और बड़े इलाके को हार बैठी विद्रोहियों के हाथ। अब वही विद्रोही जो थे जो किसी टाइम पर अमेरिका का भी सपोर्ट कर रहे थे, सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंकने में उन्होंने भी काफ़ी मदद करी। सवाल मज़े की बात देखिए दोस्तों, असलियत में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को उखाड़ने के लिए, साथ साथ सीरिया को उखाड़ने के लिए यहाँ पर जो कैंपेन चलाए, उसने यहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। और इस पॉलिटिकल वैक्यूम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। और इस पॉलिटिकल वैक्यूम की सबसे बड़ी समस्या क्या कि सद्दाम हुसैन इराक, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया सबके ऊपर चेक बैलेंस बनाए रखता था और इजराइल को भी कंट्रोल किए रखता था। अब सद्दाम हुसैन जो अमेरिका का चेक एंड बैलेंस का बहुत बढ़िया हथियार हो सकता था, अमेरिका ने उसको कर दिया ख़त्म। और यहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। नाम क्या था? बायोलॉजिकल वेपन के नाम पर, कि सद्दाम हुसैन ने बहुत बड़ी लेवल पर बायोलॉजिकल वेपन्स बना रखे हैं, रासायनिक हथियार बना रखे हैं। मजे की बात, एक भी रासायनिक हथियार नहीं मिला। जब एक भी रासायनिक हथियार नहीं मिला, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो यहीं पर आप देखेंगे दोस्तों, असलियत में सद्दाम हुसैन के चले जाने के बाद यहाँ पर ISIS नाम की ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, डेवलप होती है। और ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को अगर आप देखते हैं तो इतने बड़े इलाके पर, पूरे इलाके पर ISIS ने कब्जा कर लिया। हैरानी की बात है 2014 में इतने बड़े इलाके पर ISIS का एकदम से उफान
देखने को मिला और पूरे इलाके पर कब्जा, पूरे तेल पर कब्जा, पूरी इकोनॉमी पर कब्जा। और ऐसा लगा कि जैसे पूरी, और जैसे ऐसा लगने लगा कि जॉर्डन से लेकर लगभग सभी देशों के ऊपर, जितने भी इस्लामिक देश हैं सबके ऊपर आईएसआईएस कब्जा करके एक इस्लामिक स्टेट डेवलप कर देगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका से लेकर रशिया से लेकर दुनिया के जितने भी देश थे सारे इसमें कूद पड़े और आईएसआईएस को ख़त्म करना शुरू किया। असलियत में शायद ये एक बहुत बड़ा प्लान था, और इस प्लान के अंदर इस पॉलिटिकल वैक्यूम का असर अगर आप लोग देखते हैं, इस पॉलिटिकल वैक्यूम का असर देखते हैं, तो आज के दिन सद्दाम हुसैन के यहाँ होने के चलते अमेरिका की इस इलाके के अंदर कोई खास पैठ नहीं थी। आज के दिन इस पूरे एरिया के अंदर, सीरिया को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे इराक के अंदर अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं और वो ईरान को काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे इराक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं। अब यहां जो अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं और इस बड़े इलाके को कब्जा करके बैठी हुई हैं, इस बड़े इलाके पर दबदबा बनाकर बैठी हुई हैं, समझे, इस बड़े इलाके पर दबदबा बनाकर बैठी हुई हैं अमेरिकन फोर्सेस। तो यहां आप लोग देखोगे कि इन अमेरिकी सेनाओं ने इस पूरे इलाके पे कब्जा किया, तो यहाँ से वो ईरान के अगेंस्ट भी, अगर यही आप इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ अमेरिकन फोर्सेस अगर मौजूद हैं, यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं, तो ये जो अमेरिकन फोर्सेस हैं ये ईरान में नहीं है, ये अमेरिकन फोर्सेस इराक में मौजूद हैं। तो असलियत में पहले अमेरिका की जो सेनाएं थी वो असलियत में सऊदी अरेबिया और दूसरे इलाकों में मौजूद थी। इसे इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की सेनाएं जो हैं वो इज़राइल तो अपने आप में ताकतवर है, यहाँ इराक में मौजूद नहीं थी, यहाँ सद्दाम हुसैन था, ईरान वैसे दुश्मन, सीरिया वैसे दुश्मन, अमेरिका यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, यहाँ से और कुवैत से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब अमेरिका ने यहाँ यूएई, कतर हो गया, ये कुवैत हो गया, ये यूएई हो गया, यहाँ इस इलाके पे तो अमेरिका था, लेकिन सेंट्रल मिडल ईस्ट के सेंटर पोजीशन पर अमेरिका नहीं था। इसीलिए यहाँ सद्दाम हुसैन की आर्मी को या रेजिम को ख़त्म करके आप देखेंगे कि अमेरिकन फोर्सेस ने यहाँ पर अपनी ताकत बैठा ली और यहाँ पहली बार अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकी सेनाएं वहां पर सेंटर में जाकर बैठ गई। और जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस सेंटर में जाकर बैठ गई, ईरान जो आगे बढ़ रहा था इसे यहीं रोक दिया, ईरान को यहाँ से दबाव डालना शुरू किया। और यही कारण है आए दिन इन्फिल्ट्रेशन ईरान के अंदर करके या कैसे भी ईरान को उखाड़ फेंकने और इस इस्लामिक रेजिम को उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि ईरान ज़्यादा ताकतवर पड़ रहा है अमेरिका से, लेकिन अमेरिका भी काफ़ी हद तक इस मामले को कंट्रोल करने में कामयाब हो रहा है। सीरिया के अंदर भी बशर अल असद की रजीम को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया कि वो अपने कोस्ट यानी समुद्र तट तक ही बहुत ज़्यादा सा नहीं पहुंच पा रहा। तो शॉर्ट में अगर आप देखेंगे कि अमेरिका की ये चाल जो थी वो काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई नज़र आती है कि यहाँ अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से ईरान को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन सद्दाम हुसैन को ख़त्म करने के बाद यहाँ से अब ईरान को भी कंट्रोल किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है, जॉर्डन तो अपना दोस्त है ही है। और यही रीज़न है कि अमेरिकन फोर्सेज यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं अमेरिकन फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ कुर्द सेनाएं भी मौजूद हैं, कुर्दिश फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब ऐसे में अमेरिका की पोजीशन मजबूत तो है, लेकिन अमेरिका को इस मजबूत पोजीशन को बनाए रखने में पूरी ताकत लग रही है। और ईरान की तरफ से अलग अलग जो आतंकवादी समूह थे, जो आज भी 40 के करीब आतंकवादी समूह वहां पर अलग अलग इश्यूज को लेकर आपस में लड़ रहे हैं और पैसा लेके वो किसी के भी साथ हो लेते हैं, वो भी अमेरिकन फोर्सेस पर हमला करने की तैयारी में लगे हैं या फिर वो हमला करने के किसी भी फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि पहुंच जाते हैं। ये जो 15 फरवरी को हमला हुआ है ये उसी का एक नतीजा हो सकता है, ये एक अजम्पशन है। हालांकि किसी हमलावर का नाम सामने नहीं आया है, किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इब्रिल नाम की एक जगह है जहां से रॉकेट हमलों की कहा गया है कि वहां से रॉकेट या मिसाइलें
छोड़ी गई हैं या रॉकेट छोड़े गए हैं, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्टर और 2 सिविलियन मारे गए हैं, कुछ जख्मी हैं और शीशे वीशे टूट गए हैं। और अमेरिकन फोर्सेस या अमेरिकन्स जो हैं वो नॉर्मली सारे के सारे ठीक ठाक हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन है ये बैटल ग्राउंड और उसके अंदर असलियत में प्रॉब्लम ईरान इस पूरे इलाके पे कब्जा करना चाहता है, अमेरिका यहाँ आकर बैठ गया है, रशिया को यहाँ से भगाना चाहता है, कुर्द अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया आगे बढ़ना चाहता है और ईरान इधर से आगे बढ़ना चाहता है। और यहाँ जो फोर्स है इसे खत्म करके अगला टारगेट अफगानिस्तान और रशिया की तरफ बढ़ना है। ये इनके प्लानिंग है जो कि आगे चल रही है, और ये धीरे धीरे कितनी कामयाब होती है या कितनी कारगर होती है ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं पुरानी इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये सिर्फ चेक एंड बैलेंसेस के चलते आपस में हमले हो रहे होते हैं। बाकी आगे जैसे जैसे होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। धन्यवाद। रिक्वेस्ट ये है, मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और रिक्वेस्ट ये बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारे इस चैनल को लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे भाई। धन्यवाद।